नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के सिंह। आई फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ICMR JRF की। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे सिलेबस की और हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दी गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। तो ICMR की वेबसाइट खोलेंगे तो हमें यहाँ लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन लिंक फॉर ICMR JRF 2021 एग्जाम। यहाँ पर दिया गया है क्लिक टू ओपन लिंक। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक दूसरी वेबसाइट ओपन करेंगे जहाँ ICMR JRF एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है और साथ में लिंक्स भी अवेलेबल है नए रजिस्ट्रेशन के लिए। जब हम फॉर्म को पहली बार फिल करेंगे तो हमें नया रजिस्ट्रेशन वाला लिंक ओपन करना होगा और इन्फॉर्मेशन हमें फीड करनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट 1 जुलाई यानी कि आज से ये शुरू होता है प्रोसेस और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। आमतौर पे ICMR JRF कभी अपनी डेट्स डिले नहीं करता, तो प्लीज़ लास्ट मोमेंट तक का वेट मत कीजिएगा। साथ में जो ये प्रोस्पेक्टस है, यहाँ क्लिक करने पर आपको ये भी मिल सकता है और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी अलग अलग लिंक दिए गए हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ। सिलेबस जहाँ हमें जानकारी मिलेगी इस एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। देखिए, लाइफ साइंस का सिलेबस है और इस सिलेबस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो कि सिमिलर है CSIR नेट की तरह और दूसरा जो कि सिमिलर नहीं है। तो पहले हम लोग ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो CSIR नेट की तरह के ही हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमें कुछ डिजीज का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि मलेरिया, हेपेटाइटिस। इंडियन में अगर ये कहूँ कि वेक्टर बॉर्न डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स, वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न, एयर बॉर्न। और क्योंकि ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा है तो हम लोग कोविड-19 के बारे में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में माइक्रोबायोलॉजी में जो प्रोसेस होती हैं, जैसे कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस या फिर पाश्चराइजेशन, हमें इनके मेथड के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत डिटेल में नहीं करनी, लेकिन ये डिजीज की कैटेगरी के हिसाब से हमें जरूर देखना है। फिर आती है बात फिजियोलॉजी की, जहां हम लोग खास तौर से किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहां आप बात करेंगे DNA बायोलॉजी की, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, DNA डैमेज रिपेयर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप किसी भी तरीके से छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। म्यूटेशन तो खास तौर से, DNA डैमेज रिपेयर तो हमेशा आता है। सिमिलरली जो ट्रांसक्रिप्शन या जीन एक्सप्रेशन वाली जो पूरी प्रोसेस है, वहाँ भी हमें ज्ञान होना चाहिए चीज़ों का। जेनेटिक्स में दो पार्ट हैं। एक जो मेंडल वाला जेनेटिक्स वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग क्रॉसेस की बात करते हैं, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस, या फिर हम लोग बात करते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की, जैसे कि एपोस्टेसिस वगैरह। इसके अलावा पेडिग्री बहुत बार देखने को मिलती है। ह्यूमन बायोलॉजी में काफ़ी हद तक फिजियोलॉजी वाला ही पार्ट होता है, लेकिन ये ह्यूमन के प्रोस्पेक्ट्स में, फिर चाहे वो बोन्स को लेकर के हो, मसल्स को लेकर के हो या इम्यूनोलॉजी को लेकर के हो। बायोटेक में हम एनिमल और प्लांट दोनों के एस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे कि कौन कौन सी क्रॉप्स के अंदर क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं। गोल्डन राइस वाली बात कर सकते हैं आप, टमाटो की बात कर सकते हैं, फ्लेवर सेवर, बीटी कॉटन की बात कर सकते हैं। तो गोट के अंदर जो फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, हम उनकी बात भी कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में कार्बन मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस, TCA, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसके साथ ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स, खास तौर से जहां हम लोग सीक्वेंसेस की बात करते हैं, अलाइनमेंट की, या फिर हम लोग बात करते हैं ट्रीज बनाने की, फाइलोजेनेटिक ट्रीज। बायोफिजिक्स, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, NMR, ये तो कम से कम इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इम्यूनोलॉजी। हालांकि इम्यूनोलॉजी काफ़ी पार्ट हम लोग फिजियोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी के टाइप्स, उनके फंक्शन, बी सेल्स के टाइप्स, उनके फंक्शन, प्राइमरी लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और क्योंकि आजकल कोविड-19 चल रहा है अगेन, तो टाइप ऑफ वैक्सीन जरूर करके जाइएगा। जूलॉजी, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की बात करेंगे। तो बॉटनी, जो हम लोग नेट के सिलेबस में देखते ही हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे,
हम इनकी बात भी कर सकते हैं, तो रूबिस्को की बात भी कर सकते हैं, या फिर प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में जो इकोलॉजी की बातें आती हैं, हम लोग इकोलॉजी के प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी यहाँ लेके आ सकते हैं, हार्डी विनबर की बात आ सकती है इस जगह पर। और इसके अलावा जो फाइटो रेमेडिएशन वगैरह वाली बातें होती हैं या बायो रेमेडिएशन, उनका भी जिक्र आता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो CSIR नेट के सिलेबस में नहीं आते, जैसे कि फार्माकोलॉजी, नर्सिंग और वेटरनरी साइंस। हालांकि इसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर सॉइल साइंस वगैरह की बात नहीं करेंगे, तो जनरली हम लोग वेटरनरी डिजीज की बात कर सकते हैं। नर्सिंग के इस कहानी के अंदर कुछ हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल ड्रॉप रेट के हिसाब से कितनी देर में बॉडी के अंदर जाएगा। सिमिलरली फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को लेकर के भी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ नोटिस कीजिए कि कुछ बातों का जिक्र नहीं किया गया, जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन, मुझे यहाँ वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मत बोलिए फार्माकोलॉजी और नर्सिंग के जब सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो यहीं पर मुझे दो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक है बायोस्टैट और दूसरा है कम्युनिटी मेडिसिन। हमें ये दोनों चीज़ें ही करके जानी होंगी। जहां बायोस्टैट में हम लोग टी टेस्ट की बात करते हैं या फिर काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, तो मीन, मीडियन, मोड हमें ये पता होने चाहिए। सिमिलरली मुझे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ में मलेरिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, सिकल सेल एनीमिया और इस तरह की ऐसी डिजीज जो हम बहुत कॉमनली सुनते जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। वेक्टर बॉर्न डिजीज के ऊपर अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं, तो हालांकि स्कोप नहीं है यहाँ पर कि हम लोग हर टॉपिक की इम्पोर्टेंट और बातें लेके आ सकें, लेकिन आई होप आपको हल्का सा आइडिया मिल गया होगा कि सिलेबस का काफ़ी सारा पार्ट ऐसा ही है जैसे कि हम लोग CSIR नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा है जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग उस बुकलेट के ऊपर। जो फीस की बात है, 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो लगता है। ये जर्नल EWS और OBC के लिए है, SC ST के लिए 1200 रुपये है और PWBD के लिए कोई फीस अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई है वो 12/9/2021 है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। यहाँ उन्होंने पेमेंट के बारे में एक बात की गई है कि पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए। UPI ना ही करो तो बढ़िया है। आई डोंट नो कि इसका रीज़न क्या है, लेकिन ये UPI को बार बार लिख रहे हैं कि पेमेंट थ्रू UPI में बी अवॉइडेड। अब दूसरी बात अगर हम करें इसकी, तो संडे सितंबर 12, 2021 इस दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 150 फेलोशिप होंगी, जिनमें से मैक्सिमम 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के पास जाने वाली हैं और 30 फेलोशिप्स आपके पास जाएंगी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेंगी, वन कंप्राइजिंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर लाइफ साइंस और दूसरी जो केवल सोशल साइंस वालों के लिए होगी। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द JR प्रोग्राम ऑफ ICMR would be permitted to enroll themselves for the PhD program in subject of biomedical and health research of any university, medical college recognized by UGC और MCI। Indeed, कोई भी रिसर्च ऐसी जिसका रिलेशन आप ह्यूमन हेल्थ के साथ जोड़ सकते हो, फिर चाहे वो मेडिसिनल प्लांट की क्यों ना हो, उसमें भी आप PhD कर सकते हैं। बस PhD कराने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो UGC के द्वारा अप्रूव्ड हो या फिर MCI के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि इस JRF को आप केवल और केवल मेडिकल कॉलेज में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में मास्टर्स चाहिए MSc या फिर MA हो साइकोलॉजी में या फिर कोई इसी के इक्विवेलेंट डिग्री। मिनिमम मार्क्स 55% जरूरी है जर्नल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए
और 50% जरूरी है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स जो अपने 4th या 6th सेमेस्टर में मतलब लास्ट ईयर के अंदर है, अगर कोई 3 ईयर का प्रोग्राम है तो मतलब जिनका MSc या मास्टर जो भी डिग्री है ये नेक्स्ट ईयर तक ख़त्म होने वाला है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक अटेस्टेड फॉर्मेट जो कि अनेक्सर 1 में दिया गया है ये जमा करना जरूरी होगा, जो कि उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूट के हेड के द्वारा सिग्नेचर किया गया और साथ में रबड़ स्टैंप भी लगी हो। Indeed, MSc, MA or equivalent degree mark sheet must be submitted to ICMR latest by 31st December 2021 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने JRF क्वालिफाई कर भी लिया है तब भी ये JRF कैंसिल हो जाएगा। एज लिमिट है 28 ईयर्स की, जो कि 30/9/2021 तक की कहानी है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 years in case of candidates belonging to SC ST, PWBD and female candidates। और ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की। सिलेबस जो यूजीसी प्रिस्क्राइब करेगा, जो हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी, लाइफ साइंस का सिलेबस जो हम लोग असल में CSI या नेट के लिए देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ पार्ट वहीं पर अवेलेबल है। हालांकि जो टेस्ट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें कुछ और बातें भी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के लिए दिया गया है केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ये 10% रिजर्वेशन पाने के लिए उन्हें अपना एक फॉर्म फिल करके लगाना होगा, जो कि अनेक्सर 8 इसी बुकलेट के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट बात आती है मेथड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ड्यूरेशन है 2 घंटे का। डेट ऑफ एग्जाम हो गया आपका संडे 12 सितंबर 2021। नंबर ऑफ शिफ्ट एक ही है, दोपहर की 3 बजे। लोकेशन 21 शहर है। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बात है पेपर के स्कीम की, तो यहां पर 2 सेक्शन मिलने वाले हैं। सेक्शन ए जो कि एप्टीट्यूड सेक्शन है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 50 क्वेश्चन के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि टूथपेस्ट के अंदर कौन सा एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड डाला जाता है, जनरल नॉलेज इन साइंसेस, कॉमन स्टैटिस्टिक्स, वही मीन मीडियन मोड। All these questions should be compulsory with each question carrying 1 mark। 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अब आया सब्जेक्ट की बात, जो कि सेक्शन बी और सी में है। बी के अंदर लाइफ साइंस और सी के अंदर सोशल साइंस। लाइफ साइंस वालों को केवल लाइफ साइंस वाला करना, सोशल वालों को केवल सोशल। 100 क्वेश्चन यहां मिलेंगे आपको। इन 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं, तो देयर इज चॉइस। अब हर एक क्वेश्चन का नंबर एक ही होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है अगर हमने गलत क्वेश्चन दिया। अब यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि इस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। 55% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे दोनों सेक्शन मिला करके, कम से कम, अगर आप लिस्ट में आना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए। जबकि 50% कट ऑफ रखा गया है SC ST और PWBD के लिए। एग्जामिनेशन 2 स्ट्रीम्स में होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल और दूसरा लाइफ साइंस या फिर सोशल साइंस में। सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ साइंस के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो यहां पर जो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, सेक्शन ए 50 क्वेश्चन और 50 के 50 कंपलसरी, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेक्शन बी लाइफ साइंस फॉलो करना है, सी नहीं करना है। 75 क्वेश्चन करने हैं 100 में से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कम से कम 55% मार्क्स लेकर के आने हैं अगर आप जर्नल कैटेगरी, EWS या OBC में, और 50% SC ST या PWBD में। ये एग्जाम वो नहीं है कि 10 क्वेश्चन आते हैं मुझे 10 ही करके आ जाएं बस हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। चाहे एक भी पास ना हो, लेकिन ये आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। तो अब आती बात, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वैल्यू ऑफ द फेलोशिप इज 31,000 रुपीज। इसके अलावा HRA भी होता है, प्लस 20,000 रुपए का पर एनम एक कंटीजेंसी ग्रांट भी है, जिससे आप कोई स्टेशनरी या फिर कंप्यूटर की चीज खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा 2 साल कंप्लीट करने के बाद में 3rd ईयर से फेलोशिप बढ़ करके 35,000 हो जाएगी, प्लस HRA जहां भी आप रहते हैं। ये टोटल टेन्योर जो SRF JRF मिला करके होगा वो 5 साल तक का होगा।
इसी के अंदर अंदर आपको अपना सारा काम खत्म करना होगा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाओगे। पीएचडी में एनरोल करना बहुत जरूरी है, बिना पीएचडी के ये जेआरएफ नहीं मिलने वाला। ऐसा जरूर हो सकता है कि आप कहीं जेआरएफ ज्वाइन कर लो और फिर आपको विद इन फ्यू मंथ्स आपको पीएचडी के अंदर कंप्लीट अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस करना हो। Selected candidates must join their respective fellowship on the prescribed date as indicated in their award letter। तो जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपके पास जो लेटर आएगा उस लेटर में डेट मेंशन होगी कि इस डेट से पहले पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने उस डेट से पहले ज्वाइन नहीं किया तो ये एक्सपायर कर जाएगा और फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आईसीएमआर में डेट्स आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपको सिलेबस को ध्यान रखना है, आपको 55% और 50% वाली बात को याद रखना है और याद रखना है कि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो किसी भी बच्चे के अंदर होती हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो अपने ऊपर यकीन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर तैयारी को बढ़िया सा कीजिए, टाइम कम है। ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बाय बाय।